सारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से जंग के बीच प्रधानमंत्री लगातार देशवासियों, जनसेवकों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से रूबरू होते रहे हैं। संवाद के जरिए वो देश को जीत का भरोसा देना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था में उम्मीद जगाना चाहते हैं, क्योंकि जान और जहान की जद्दोजहद में ये जरूरी भी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बार बार एक तरीके से अपने संबोधन के जरिए जनता का मिजाज और देश का स्वास्थ्य, लोगों का कुशलक्षेम, लोगों से अपील, ये तमाम बातें करके जिस तरीके से इस कोरोना की लड़ाई को एक अलग तरह की लड़ाई बनाने का उन्होंने भाव जगाया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। सीधे चलते हैं, प्रधानमंत्री सामने हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है, न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी
दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व एक परिवार। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि ही
पुत्रो अहम पृथ्वी, इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है, तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता ही है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है, तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौगात है। इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रशंसा होती है। तो स्वाभाविक है, हर भारतीय गर्व करता है। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। साथियों, हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत जब समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, संपन्न था, तब सदा विश्व के कल्याण की राह पर ही चला। वक्त बदल गया, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। हम विकास के लिए तरसते रहे। आज फिर भारत विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। तब भी विश्व कल्याण की राह पर अटल है। याद करिए, इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। साथियों, मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था।
ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे। लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। और आज तो चाह भी है, राह भी है। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज
भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिबद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है। आपने भी अनुभव किया है कि बीते 6 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए, उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की व्यवस्थाएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई है। वरना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुंच पाएगा। लेकिन ये हुआ, वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे, ट्रांसपोर्ट के साधन बंद थे, जनधन, आधार, मोबाइल, जेम की त्रिशक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था, जिसका असर हमने अभी देखा। अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक करना है, नई ऊंचाई देनी है। ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे, ताकि किसान भी सशक्त हो और भविष्य में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में कृषि पर कम से कम असर हो। ये रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम, सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ और सक्षम ह्यूमन रिसोर्सेज और मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे। ये रिफॉर्म्स बिजनेस को प्रोत्साहित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और
मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को सशक्त करेंगे। साथियों, आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर स्पर्धा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाए। इसे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी। साथियों, ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं, तपस्या की है, त्याग किया है। ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया? अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का। इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, श्रमिक हो, प्रवासी मजदूर हो, पशुपालक हो, हमारे मछुआरे साथी हो, संगठित क्षेत्र से हो या असंगठित क्षेत्र से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं, याद करता हूं
जब मैंने आपसे देश से खादी खरीदने का आग्रह किया था, ये भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का ये युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नया लॉकडाउन 4 बिल्कुल नए रंग रूप वाला होगा। प्रधानमंत्री ने आज देश को 2 पैकेज दिया है। एक पैकेज तो 20 लाख करोड़ का, यानी 2020 में 20 लाख करोड़ का, और दूसरा जो पैकेज है वो कह सकते हैं कि आत्मविश्वास, संकल्प की शक्ति और लोगों के अंदर राष्ट्र भाव जगाने का जो एक मोटिवेशन, एक भाव, एक प्राण शक्ति, एक ऊर्जा शक्ति का जो पैकेज दिया है, वो मुझे लगता है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज से ज़्यादा बड़ा है।
कहा जाता है कि जब आदमी अंदर से जागृत हो तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। मैं कुछ दुनिया के एग्जाम्पल आज जरूर कहना चाहूँगा जो राष्ट्रभक्ति कैसे राष्ट्र नेता के आह्वान पर उमड़ती है और कैसे अपना असर दिखाती है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो ब्रिटेन में खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया था। सीमा पर लड़ रहे सैनिकों के लिए अंडा नहीं मिल पा रहा था, बच्चों को अंडा नहीं मिल पा रहा था, गर्भवती औरतों को अंडा नहीं मिल पा रहा था। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि जो लोग अपने फ्रिजों में अंडा रखे हुए हैं स्टोर करके, वो सैनिकों के लिए, बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए डोनेट करें। और रातों रात पूरे ब्रिटेन ने अपने फ्रिजों से अंडा निकाल करके सरकारी जो व्यवस्था थी वहाँ अंडा डोनेट किया। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन राष्ट्र भावना को जगाने के प्रति यह एक बड़ा अनूठा सा उदाहरण है। जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ते लड़ते टूट गया, बिखर गया, परमाणु बम जापान पर गिरा दिया गया, तो जापान के सम्राट ने जब समर्पण किया था तब ये बात कही थी कि अब हथियार रखो और औजार उठाओ। और 1945 के बाद 1963 में, यानी कि 18 साल बीतते बीतते जापान ने दुनिया में ओलंपिक की मेजबानी करके दिखाया। ठीक उसी तरीके से जब भारत में खाद्यान्न का संकट पैदा हुआ तो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने लोगों से कहा कि एक वक्त हम भोजन करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने बच्चों पर, अपने परिवार वालों पर कई दिनों तक ये प्रयोग किया और एक दिन भोजन करके दिखाया। उसके बाद देश से अपील की। तो जिस तरीके से तमाम ये दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने, हमारे देश के महापुरुषों ने जिस तरीके से लोगों की आत्मशक्ति को, संकल्प शक्ति को, प्राण शक्ति को, उनकी जीवन ऊर्जा को जगा करके बड़े से बड़े संकटों का सामना किया है, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ उसी अंदाज में हर बार वो लोगों को जागृत करने का, जगाने का काम करते हैं। आज हमने प्रधानमंत्री को सुना और आज करीब वो 32 मिनट से कुछ ज़्यादा ही बोले हैं और उस पूरे भाषण में उनका जो 2/3 से जो ज़्यादा उनकी जो स्पीच थी वो लोगों को जगाने की दिशा में उनकी एक बड़ी पहल थी। आज इस तमाम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, आर्थिक विषयों पर चर्चा करेंगे, आर्थिक पैकेज पर चर्चा करेंगे। आज इस तमाम बहस में भाग लेने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद जो संत कबीर नगर से सांसद थे, शरद त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम शरद जी से छोटा सा रिएक्शन ले रहे हैं। शरद जी, आप भी प्रधानमंत्री का भाषण जरूर सुन रहे होंगे। आर्थिक पैकेज पर और जिस तरीके से उन्होंने देश की संकल्प शक्ति, हमारे सभी वर्गों को उन्होंने संबोधित करते हुए सबको जागृत करने का काम किया, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि इस प्रधानमंत्री के 32 मिनट के संबोधन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर हम पूरा 32 मिनट का और उसको संक्षिप्त में लें तो वो ये निकल के आता है, पहला कि आर्थिक पैकेज जिसकी बहुत दिनों से इंतजार थी वो कल आपको सुनने को मिल जाएगा। उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, कितना बड़ा होगा, ये भी हमको पता लगा। 20 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री जी ने कहा। उस 20 लाख करोड़ में जो अभी तक अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, 1,70,000 करोड़ की एक हुई थी, प्लस आरबीआई ने कुछ लिक्विडिटी रिलेटेड 3,74,000 एक बार किया था, 1 लाख करोड़ एक बार किया था, 50,000 करोड़ एक बार। तो मुझे लग रहा है जो अब नया पैकेज जो निकल के आएगा वो लगभग 12-13 लाख करोड़ का सब कुछ मिला के हो सकता है। दूसरी चीज ये निकल के आई। शरद जी, चीज उन्होंने जो मुझे लग रहा है भाषण में जिसपे सबसे ज्यादा वक्त दिया है। शरद जी हम आपके पास आ रहे हैं। पहले हम शरद त्रिपाठी जी के पास जा रहे हैं। आप ही के नाम राशि के हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं और संत कबीर नगर से जो है वो आते हैं, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, आपसे मैं सवाल ले रहा हूं कि प्रधानमंत्री एक लीडर के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उन्होंने देश को संबोधित किया। आप
सांसद भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भी हुए हैं, प्रधानमंत्री से आपकी व्यक्तिगत मुलाकातें भी हैं, संसद में आप मिलते भी रहे हैं, पहले भी उनको सुनते रहे हैं। आज के उनके भाषण पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए, निश्चित ही आज जो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश को एक आत्म स्वावलंबन का मंत्र दिया है, वो बहुत ही अनुकरणीय है। और ये देखा जाए तो ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी एक अपील पर, चाहे वह दीपक जलाने की अपील हो, चाहे लॉकडाउन की अपील हो, पूरे देश के लोग इसमें दलगत भावना से ऊपर उठ करके और राष्ट्र भावना के नीचे आकर के और प्रधानमंत्री जी के साथ अपना कदम मिला करके खड़े हुए। और उसमें जब माननीय प्रधानमंत्री जी की बात, जैसा कि आपने कहा है, आज वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी जो बात उभर करके आई, जो आत्म सम्मान और आत्म केंद्रित होने की बात समझ के आई, उभर करके आई, उसमें ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संकल्प से सिद्धि तक का ये मंत्र चरितार्थ करके दिखाया है। कच्छ जैसे जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कच्छ जो क्षेत्र कुछ उसका मरुस्थली भी है, जहां कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि वहां पर क्या आज का जो स्वरूप है, कितना खूबसूरत पर्यटक स्थल बनेगा। आज उस पर्यटक स्थल से लोगों को बहुत सारी कमाई हो रही है, वहाँ के आसपास के लोगों को कमाई हो रही है। और आज उन्होंने जो एक अभूतपूर्व ऐलान किया है 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज, यह पहले ही जब लॉकडाउन करके 1,70,000 करोड़ का जो उन्होंने आर्थिक पैकेज का वह उन्होंने अभियान शुरू किया था, उसमें भी 3 महीने का खाद्यान्न पूरे कार्ड धारकों को एडवांस दिया। जो भी जिसकी जन धन योजना के आधार पर सबके खाते में पैसे बहुत ही तरीके से सबको मिला। और गांव के बहुत सारे मजदूरों से बात हुई, बहुत सारे छोटे लोगों से, जो कि बहुत ही खुश थे कि नहीं, हमको हमारे खाते में पैसा मिल गया, हमको आज खाद्यान्न का संकट नहीं है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति हो, राष्ट्रीय नायक हो, और आज जो विश्व को 27 देशों में इस वैश्विक महामारी में दवा की आपूर्ति करके आज विश्व को दाता के देश के रूप में भारत को स्थापित करने का कार्य किए हों, तो आज यह अर्थव्यवस्था भी देश की शरद जी, हम कांग्रेस पार्टी से एक छोटी प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं। अभय जी, प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़े दर्शन के साथ एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री घोषित करेंगे, इस बारे में किसी को अनुमान भी नहीं था। लोग 10 लाख करोड़ तक के पैकेज की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 2020 में 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने दिया है। इस पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। उपेंद्र जी, मैं पार्टी बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती है। बस अपेक्षा ये करती है कि जिस प्रकार पहले बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया या जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, वैसा ना हो। 8 करोड़ 22 लाख किसान सम्मान निधि के रजिस्ट्रार हैं, 11 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जिनमें श्रमिक भी शामिल है, 6.88 करोड़ छोटे एस्टेब्लिशमेंट हैं इकोनॉमिक सेंसस के। मुझे लगता है कि उनके खातों में सीधा अगर पैसा पहुंचा पाए, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि 117 मिलियन टन का चावल का उत्पादन होता है हिंदुस्तान में और 106 मिलियन टन का गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन सरकार सिर्फ 26% प्रोक्योरमेंट करती है। बाकी 75% किसान का उत्पाद बाजार के भरोसे होता है। इस बार बाजार बिल्कुल भी नहीं था। तो खरीफ की फसल के लिए मैं अपेक्षा करता हूं कि इस पैकेज में उन 8 करोड़ 22 लाख किसानों के जो रजिस्टर्ड हैं, वैसे 14 करोड़ किसान हिंदुस्तान में हैं, उनके खातों में अगर 10-10 हजार रुपए डालें और 7,500 हजार रुपए 3 महीने के लिए अगर डालते हैं, और जैसा फिक्की ने एक्सपेक्ट किया है, फिक्की के अध्यक्ष ने जो लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि एमएसएमई के सर्वाइवल के लिए और इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए 4 से 5% जीडीपी का आप खर्च कीजिए तो हमारा रिवाइवल हो पाएगा। तो मुझे लगता है ये सारे कंपोनेंट्स को प्रधानमंत्री जी अगर असेस करके देते हैं तो मैं बधाई देता हूं उनको। मगर एक वेदना जरूर है कि 40-45 दिन तक वो मजदूर त्राहिमाम करते रहे, उनका संज्ञान लेना चाहिए था, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की, क्योंकि आर्टिकल 246(7) शेड्यूल में इंटर स्टेट माइग्रेशन केंद्र सरकार को संवैधानिक जिम्मेदारी दी है। तो ये एक वेदना जरूर है, मगर फिर भी मरहम के रूप में अगर उनके खातों में पैसा जाता है इस पैकेज के थ्रू तो ये स्वागत योग्य कदम होगा। अभय जी, अब हम शरद कोहली जी से प्रतिक्रिया ले रहे हैं। शरद जी,
जिस आर्थिक पैकेज को हम जानना चाह रहे थे, आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधित करके उसे घोषित भी किया और एक बहुत बड़ी रकम की घोषणा की। आपको क्या लगता है कि ये आर्थिक पैकेज किस तरीके से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पहुंचाने की जो रणनीति बनी होगी वो क्या होगी? एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप क्या देख पा रहे हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था के पहिए को चलाने में ये 20 लाख करोड़ सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होगा? देखिए, मेरा तो शुरू से ही आकलन 10% जीडीपी का था। भारत की जो जीडीपी है वो 210 लाख करोड़ के आसपास की है जी, और 20 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली प्रधानमंत्री जी ने भी कहा करीब करीब 10% उसका 20 लाख करोड़ बनता है। और उसमें से 1,70,000 करोड़ उन्होंने ये भी जिक्र किया आ चुका है जो आरबीआई ने लिक्विडिटी के रूप में रिलीफ दिया बैंकों के माध्यम से, वो करीब करीब मेरे हिसाब से 5 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। तो अगर हम जोड़े, तो मैं आपको यही बता रहा था जब आप मेरे ख्याल गलत शरद जी के पास आ गए थे, उनकी बजाय मेरे पास आ गए थे जी जी। तो मेरे हिसाब से जो कल जो घोषणा होगी वो 12-13 लाख, 12 से 14-13 लाख करोड़ के आसपास की होगी। उसमें अगर हम उम्मीद, वैसे तो रूपरेखा उसकी सामने निकल के आएगी, परंतु जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, जिस तरीके से उन्होंने संबोधन किया है, उससे लग रहा है कि मजदूर, किसान, एमएसएमई, इंडस्ट्री, मिडिल क्लास, चाहे वो टैक्स पेयर्स हो, मुझे लग रहा है पूरा तरीके से एक पूरा बराबरी करके सारे देश को ध्यान में रख के उस पैकेज को लाया जाएगा। कोई भी तबका, इतने बड़े पैकेज में कोई भी तबका उपेंद्र ऐसा नहीं रहेगा जो कि अछूता रह जाए, जिसको जिस तक ये राहत ना पहुंचाए। पर हमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा उपेंद्र, अर्थशास्त्री होने के नाते, देखिए आप कितना भी जब दे देते हैं इकोनॉमी को, क्योंकि हो सकता है कि किसी का नुकसान जो उसको राहत मिल रही है उससे कहीं ज्यादा हुआ हो। हमें यह ध्यान रखना है कि हम अमेरिका जितनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, अमेरिका ने भी 10% दिया, पर अमेरिका का 15% दिया। अमेरिका का 15% $3 ट्रिलियन हो गया, और $3 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी के बराबर तो उनका राहत पैकेज ही हो गया। जापान ने 20% दिया, यूके ने 15% दिया। हमने, देखिए मैं शुरू से यही बात कह रहा था कि भारत उनके अमाउंट को मैच तो नहीं कर सकता है, हम उतने अमीर हम नहीं है, हमारे रिसोर्स सीमित हैं, परंतु हम उनकी पॉलिसीज को मैच कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी ने आज घोषणा करके उस बात को साकार किया जो बात मैं बार बार कह रहा था कि हम उनकी पॉलिसी को नकल मार सकते हैं, उसी के जैसा, नकल शब्द ठीक नहीं होगा, रेप्लिकेट कर सकते हैं, परंतु हम उनके बराबरी का अमाउंट हम कहें कि हम $3 ट्रिलियन दे दें, वो संभव नहीं है। तो मैं समझ रहा हूं इससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर किसी को कम भी मिलता है या किसी को लगता है कि मेरा नुकसान जो मुझे राहत मिली उससे ज्यादा का हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे भाषण में आपने ध्यान दिया होगा, एक बात कही, स्वनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस, उन्होंने बार बार इस शब्द का प्रयोग किया है। ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अब आप चाइना जैसे मुल्कों पर अपनी निर्भरता छोड़ दीजिए। मेरे पास उपेंद्र कल 2 व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि साहब हमारा सारा बिजनेस चाइना से इंपोर्ट पे चलता था, परंतु हमने अब शपथ खाई है कि हम अब चाइना से उस सामान को इंपोर्ट नहीं करेंगे और यहां हम उसकी फैक्ट्री लगाएंगे। उन्होंने मुझे कहा आप हमारे लिए जमीन देखिए। तो इस स्वनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं कि हमें अब चाइना जैसे देशों पर, उनका बिना कहे इशारा उपेंद्र चाइना की तरफ था, क्योंकि हम जानते हैं कि किस देश के ऊपर, चाहे वो दिवाली की लाइटों से लेके, पटाखों से लेके, केमिकल से लेके, ऑटो पार्ट से लेके, मोबाइल से लेके, टेक्सटाइल से लेके, हर चीज पे निर्भरता हमारी चाइना पर है। तो प्रधानमंत्री जी ने बिना नाम लिए यह स्पष्ट कर दिया कि चाइना पे अब आगे से निर्भरता से हटिए। आप अपने देश में, सरकार आपको संसाधन देगी, सरकार आपको सुविधा देगी, सरकार आपको वो सब रिसोर्स मुहैया करा के देगी जिससे आप, अगर आप मास्क बना सकते हैं 3 महीने के अंदर, पीपी किट्स बना सकते हैं, वेंटिलेटर्स अपने देश में ऑल ऑफ अ सडन अचानक बनने शुरू हो जाते हैं, तो हम मोबाइल क्यों नहीं, जिसका 80% पुर्जा आज चाइना से आता है, हम वो भी अपने यहां बना सकते हैं। ऑटो कंपोनेंट जिसका 40-50-60% पुर्जा विदेश से आता है, वो भी हम अपने यहां बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है स्वनिर्भरता मूल मंत्र अगर मैं पूरे संबोधन का लूं तो स्वनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस, कि अब हमें दूसरे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो कहने जा रहा था आखिर में वो यही कहूंगा कि जिस बात का पैकेज है, अगर किसी को कम भी मिला है, मान लीजिए बहुत सारे उद्योग होंगे जो अभी इससे संतुष्ट नहीं होंगे, कल जो अनाउंसमेंट होगी, साहब हमें तो ये उम्मीद थी, ये नहीं मिला, ये उम्मीद थी, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, वगैरह वगैरह।
शरद जी, उसका शरद जवाब जी, ये हम है। अखिल जी हाथ उठा रहे हैं, उनके पास जाना चाह रहे हैं। अखिल जी, एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया प्रधानमंत्री ने, जो पीछे पैकेज अनाउंस हुए हैं और उनको क्लब करते हुए टोटल 20 लाख करोड़ रुपए, और जो एक अनुमान भी लगाया जा रहा था कि करीब 35,000 करोड़ रुपए पर डे का जो लॉस है एक्सचेकर को, अगर देखा जाए तो 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास की जो एक तरह से हमारा जो बिजनेस है, जो हमारी करेंसी है, वो पूरी तरह से वैनिश्ड हो गई है, यानी खत्म हो गई है। हमारा इतना बिजनेस, इतना हमारा जो बैलेंस शीट में से जो इतना पैसा है वो समाप्त हो चुका है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने या उनकी टीम ने जो ये प्रोविजन किया होगा, क्योंकि 45 दिन से ज़्यादा अब होने को आ रहे हैं, ये संकट भारत सरकार भी देख रही है, सभी राज्य भी देख रहे हैं, तो ये प्रोविजन करने में प्रधानमंत्री ने क्या एक्सरसाइज किया होगा, उनकी टीम ने क्या एक्सरसाइज किया होगा, और इतना पैसा वो कैसे निकाल के ले आ पाए होंगे? देखिए उपेंद्र जी, जो वास्तविकता है, अभी तो जो फाइनेंशियल पैकेज है वो कल आएगा। तो जब फाइनेंशियल पैकेज आएगा तब हम उसकी विवेचना और विश्लेषण करेंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री महोदय ने दो बातें कही, एक उन्होंने कहा डिमांड और दूसरी बात उन्होंने कही डेमोग्राफी। देखिए, आज जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो विकट स्थिति में है। हमारी जो डिमांड है, जो मध्यम वर्ग की और लोग वर्ग की डिमांड है, वो बुरी तरह से व्यथित स्थिति में है। जो हमारी डेमोग्राफी है, हमारी यंग पॉपुलेशन है, अगले 20 साल तक विश्व में केवल हमारा देश होगा जिसके पास यंग पॉपुलेशन होगी। अगर इस डेमोग्राफी का सही उपयोग हुआ तो डेमोग्राफी हमारी स्ट्रेंथ है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। जब अर्थव्यवस्था में कल वो किस प्रकार का पैकेज आएगा, जैसे अभी शरद कोहली साहब ने कहा, जो आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से जो सुविधाएं दी, वास्तविकता में वो पैकेज का उद्योग को कोई फायदा नहीं हुआ। उसका मात्र अगर फायदा हुआ तो बैंकों को हुआ, क्योंकि मात्र अगर लिक्विडिटी आप बढ़ाएंगे और मार्केट के अंदर अगर डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, इंडस्ट्री उसका फायदा नहीं उठा पाएगी। मैं केवल एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि अप्रैल के पहला महीना जो उद्योग के लिए था वो बीमारी की पहली स्टेज था, मई जो था वो सेकंड स्टेज था, जून का फर्स्ट वीक जो है वो थर्ड स्टेज है। उद्यमी और उद्योग को अगर जो फाइनेंशियल पैकेज आएगा, इसमें अगर रिलीफ मिले, रिलीफ की आवश्यकता है। अगर आप ये कहें कि इंटरेस्ट जो आप 3 महीने का है वो 3 महीने के बाद देंगे, वो रिलीफ नहीं है, वो डिफरमेंट है। अगर आप रिलीफ देंगे, अगर जो उद्यमी है उसका जो इंटरेस्ट का पेमेंट है उसको फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन में कन्वर्ट करेंगे, जो सैलरी के लिए वो पैसा देता है, जो वो बैंक के पास वर्किंग कैपिटल लेने जाएगा, उसको वो पैसा एम्प्लॉइज को पेमेंट करने के लिए मिले, क्योंकि अप्रैल में उसने किसी तरह से तनख्वाह दी है, मई में उसे परेशानी हुई है। अखिल जी, एक और सवाल आपसे ले रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 5 पिलर की घोषणा कर रहा हूं, इसी पर हमें आत्मनिर्भर होना है, और आगे की अर्थव्यवस्था के लिए जो एक विजन दिया उन्होंने कहा कि पहला पिलर इकॉनमी है, दूसरा पिलर जो है, और इकॉनमी में उन्होंने क्वांटम जंप की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने कहा कि एक आधुनिक भारत का निर्माण करना है, सिस्टम में कहा उन्होंने कि हमारे पास सवाल 21वीं सदी 22वीं सदी के हैं तो उत्तर भी 21वीं सदी के होने चाहिए, पुराने सिस्टम से, पुरानी किताबों से उनके उत्तर नहीं आएंगे। डेमोग्राफी की बात की जो आप अभी हमें बता रहे थे, और डिमांड की बात की कि जिस तरीके से डिमांड है उसकी सप्लाई चेन सब कुछ हमें आत्मनिर्भर बन के अपने देश में ही पैदा करना है और सप्लाई करना है, लोगों को देना है, लोगों के हाथों को मजबूत करना है, उनकी संकल्प शक्ति को मजबूत करना है। इन 5 पिलर को मैं चाहता हूं कि आप कनेक्ट करके बताएं कि ये 5 पिलर कैसे कनेक्ट होते हैं और प्रधानमंत्री का आगे का क्या विजन है। देखिए उपेंद्र जी, जो मेरा विश्लेषण है, इस समय यूरोप के सारे कंट्रीज और अमेरिका अपने लोगों की नौकरी बचाने के लिए सैलरीज को रियम्बर्स कर रहे हैं, डिमांड क्रिएट करने के लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। देखिए, जब कोरोना की ये सारी कहर खत्म होगा, एक नई विश्व की आर्थिक स्थिति बनेगी और उसमें एक पुराना फिर नया संघर्ष होगा, और जो शक्तिशाली होगा वो बचेगा, जो शक्तिशाली नहीं होगा वो बाहर हो जाएगा। देखिए, इस समय अगर जो फाइनेंस मिनिस्टर अपना फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस करेंगी, उसके बाद अगर हमारे उद्योग बचेंगे, ताकतवर होंगे, लोगों की नौकरियां बचेंगी, डिमांड बचेंगी, जैसे यूरोप और अमेरिका ने अपने लोगों की नौकरियां भी बचाई हैं और डिमांड भी बचाई है, तो हम सशक्त होकर उभरेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कमजोर, अगर हमारा जो उद्योग वर्ग है, हमारे जो उद्यमी हैं, अगर वो कमजोर होंगे,
हमारी अर्थव्यवस्था केवल परिकल्पना से बहुत ज्यादा मजबूत होने की संभावना नहीं हो। आगे चलें शरद कोहली जी से। शरद जी, मैं यही सवाल, एक सवाल पूछ रहा हूँ, यही सवाल मैं आगे के अपने जो गेस्ट हैं उनसे भी लूँगा, लेकिन आपसे भी ले रहा हूँ कि इस प्रधानमंत्री के इस का जो एक जीवन दर्शन उन्होंने दिया और जो पैकेज की घोषणा की, इससे आप क्या संदेश निकालते हैं? क्या कहना चाह रहे थे अपने संदेश के जरिए देश के लोगों से, उद्योगपतियों से, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से, एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले उन तमाम लोगों से, किसानों से, हर वर्ग से कुछ न कुछ कहने की कोशिश की है उन्होंने? देखिए, जो 5 उन्होंने आत्मनिर्भरता के 5 पिलर्स बताए हैं, मैं उनको जोड़ के आपको बता देता हूं वो क्या आते हैं। उन्होंने सबसे पहले लिया इकोनॉमी के अंदर उपेंद्र जी सारा का सारा जो अर्थव्यवस्था है हमारी वो पूरी उसी, अगर उसकी मैं मेन हेडिंग लूं तो सारे ही पिलर्स इकोनॉमी के अंडर आ जाते हैं। दूसरा उन्होंने लिया इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत सरकार ने 102 लाख करोड़ खर्च करने का जो संकल्प लिया था पिछले साल, उस 20 लाख करोड़ प्रति वर्ष आता था, वो इसके अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाया जाए, आधुनिक बनाया जाए, भारत 21वीं सदी 22वीं सदी को स्वीकार कर सके। तीसरा उन्होंने बोला सिस्टम में उन्होंने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, वो भी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग होगी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी सर्विसेज होंगी जो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में और इकोनॉमी को चलाने में काम आएंगी। चौथा उन्होंने डेमोग्राफी किया। डेमोग्राफी में हमारी जो पॉपुलेशन है, जैसा कि अखिल स्वामी जी ने बहुत बढ़िया बोला कि हमारी यंग पॉपुलेशन है, उस यंग पॉपुलेशन का लाभ जो है वो तभी मिलेगा जब हम उसको इकोनॉमी के साथ जोड़ पाएंगे, उनको हम स्किल करेंगे, उनको हम सक्षम बनाएंगे कि वो उस इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना योगदान दें। और पांचवा उन्होंने कहा कि डिमांड और सप्लाई चेन, आपका मैन्युफैक्चरिंग आ गया। डिमांड में अगर लोगों की जेब में पैसा होगा तो वो जाके सामान खरीदेंगे, जब वो सामान खरीदेंगे तो आत्मनिर्भरता पे आधारित जो फैक्ट्रियां यहां पर लगेंगी वो लगेंगी। तो इन पांचों को अगर हम जोड़ के देखें उपेंद्र, तो पांचों अर्थव्यवस्था में समाहित हो जाते हैं, पांचों के पांचों इकोनॉमी के अंडर आ जाते हैं। इन पांचों को मिला के ही उन्होंने आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। आगे चल रहे हैं अभय दुबे जी के पास। अभय जी, आप क्या निहितार्थ निकालते हैं 5 पिलर से? आपका निहितार्थ क्या है? देखिए उपेंद्र जी, मैं बहुत उम्मीद है मुझको जरूर है इस पैकेज से, मगर मैं बताऊं इस कोविड के जस्ट पहले जो एनएसएसओ ने अपनी रिपोर्ट दी थी, एक्चुअली वो लीक हुई थी, उसमें बताया था कि 45 साल में सबसे बुरे हालात रूरल और अर्बन एरिया के फूड और नॉन फूड कंजम्पशन के हैं। मतलब डिमांड 40 साल में सबसे अधिक हिंदुस्तान की गिरी है, इकोनॉमी की ये सच्चाई थी। शरद जी और हम कई 4 सालों से डिबेट में हैं, ये हर बार चाइना का जिक्र करते हैं, लेकिन ये जानते हैं सच्चाई कि बीते 6 साल में 3-fold चाइना का इंपोर्ट बढ़ा। अगर सचमुच प्रधानमंत्री जी चाहते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी तुरंत हायर साइड पे कर दीजिए। आप अपने एमएसएमई को बचाना चाहते हैं तो एक ही उपाय कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 102 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की कोहली जी ने बात की, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने हाल ही में रिपोर्ट दी है कि 13 लाख करोड़ रुपए के प्राइवेट सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो स्टॉल्ड है, और स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ये बताती है कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का एस्केलेशन हुआ, जो 1286 इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट थे वो स्टॉल्ड हैं। तो सुनने में बहुत खूबसूरत भाषण लगा प्रधानमंत्री जी का, मगर वास्तविकता का धरातल में देखना चाहता हूं। जैसे एमएसएमई के लिए अभय जी समय की सीमा बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब 1 मिनट का समय है। मैं शरद त्रिपाठी जी से सवाल ले रहा हूं। शरद जी, जो 5 पिलर की बात प्रधानमंत्री ने की, आत्मनिर्भर बनने की बात की, आपने अपने प्रतिक्रिया में कहा भी, आत्मनिर्भरता को आपने भी अंडरलाइन किया, रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने जो सभी देशवासियों के बीच प्राण शक्ति, जीवन शक्ति और संकल्प शक्ति, संयम शक्ति, इस सब की बात पहले भी कही थी और आज भी कहा, और ये भी कहा कि मानव टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, हमेशा डट के खड़ा रहता है, और जो मानव की सामर्थ्य है, वो जो उसकी संकल्प शक्ति है, इस संकट से बड़ी है और हमें बड़ा करके दिखाना है। तो ये 5 पिलर से आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। निश्चित ही उपेंद्र जी, चूंकि समय का आपने इसमें सीमा कम किया है, नहीं तो बड़ा विस्तार से मैं इसको कहने वाला था। जब 1918 का विश्व युद्ध का जो खत्म होने के कगार पर था, प्रथम विश्व युद्ध, और कैसे पूरे विश्व में अफरा तफरी मची थी, उस पर न जा करके जो आज के 5 पिलर की बात आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस पर हमारे सहयोगियों ने बहुत अच्छे तरीके से सारा अपना विचार रखा।
एक जिस पर वो बार बार फोकस कर रहे थे, लोकलाइजेशन, लोकल चीज़ों को कैसे प्रमोट करें। बिल्कुल। आज जबकि इस महामारी के दौर में सारे बड़े बड़े मॉल बंद थे, सारे बड़े बड़े जो चैन स्टोर हैं वो बंद थे, लेकिन लोकल स्तर के, चाहे वो गांव का हमारा छोटा किसान हो, चाहे गांव का हमारा छोटा कोई उद्यमी हो, चाहे गांव में बनाने वाली हमारी स्वयं सेवा समूह की कोई मास्क बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, आज जो लोकल ब्रांड हैं उसके माध्यम से अब तक हमारी यह अर्थव्यवस्था जो स्थानीय स्तर पर अब तक सुदृढ़ रूप से खड़ी रही। जो लोकल की उन्होंने बात की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी स्थापित होने जा रही है। और बाकी जो 5 आयाम की बात है उस पर कल के घोषणा के आधार पर कल पूरे एक सुखद आश्चर्य होगा पूरे हमारे देश को। हम सब भी निश्चित है आज विश्व के में सबसे युवा आबादी के देश हैं। आज हम स्किल डेवलपमेंट पे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमें याद है कि जब सबसे पहले उन्होंने चर्चा शुरू किया था, हम लोग सदन में थे, उन्होंने तो लोगों ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट है, कौन सा नया चीज़ आ गया। और जब उसमें आंकड़ा देखा गया तो भारत उसमें 2.7% था स्किल डेवलपमेंट पर। और आज उसी विश्व के आबादी में पूरे सबसे जो युवाओं का देश भारत है, आज उसका परसेंटेज जो भारत सरकार ने 1400 करोड़। शरद जी, अब हमें रुकना होगा क्योंकि समय की सीमा पूरी हो गई है। तो आज हम सबने प्रधानमंत्री को एक बेहतर जीवन दर्शन के साथ एक देश के अब तक के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक पैकेज को घोषित करते हुए सुना। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने देश की चुनौतियों के सामने देशवासियों से निवेदन किया कि उनकी संकल्प शक्ति इस संकट से भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मानव का स्वभाव है कि वो टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, वो उठ के खड़ा होता है। जिस तरीके से उन्होंने इशारों में ये कहा कि अब हमें पड़ोसी देश चीन से अपनी निर्भरता को समाप्त करनी है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमारे अंदर खड़ा होने की शक्ति सदैव से रही है। हमारी जो देशना रही है, हमारा जो दर्शन रहा है वो वसुधैव कुटुंबकम का रहा है। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव तु कुटुंबकम। तो हमारा ये जीवन दर्शन रहा है। उन्होंने उस जीवन दर्शन का पालन करते हुए, अपने अतीत को याद करते हुए, अपनी शक्ति को समेटते हुए एक बार फिर से राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हुए, राष्ट्र को, राष्ट्र की शक्ति, राष्ट्र भावना को याद दिलाते हुए और मानव मन की शक्ति को और ज़्यादा रेखांकित करते हुए आज जो उन्होंने संबोधन किया वो वाकई बहुत कमाल का था, बहुत प्रेरित करने वाला था। हमें उम्मीद है कि आगे भी जब प्रधानमंत्री ये अपना संबोधन दोबारा देशवासियों से करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कुछ और ऐसी मूलभूत बातों की तरफ वो लोगों का ध्यान खींचेंगे और लोग जो है पिछली बार की तुलना में राष्ट्र भावना को सर्वोपरि रखते हुए आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाएंगे। तो मैं अपने सभी मेहमानों को धन्यवाद दे रहा हूं और आपने हस्तक्षेप के लिए समय निकाला, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपको शुक्रिया अदा करता हूं। और कल फिर मुलाकात होगी एक हस्तक्षेप के नए एडिशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सहारा प्रणाम।